गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन थर्ड थॉट्स। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक का एक मित्र अपनी एक कहानी बता रहा है और जिसमें वो बताता है कि किस तरह से उसका भाग्य था कि वह महंगी जगह से चीज़ें खरीदा करता था और अगर उसे अवसर प्राप्त होता था उन्हें बेचने का तो वह बहुत सस्ते दामों में उन्हें बेच दिया करता था। लेकिन एक बार कुछ आश्चर्यजनक घटित होता है और उसके बारे में वो बताता है कि वह शहर के अंदर गिरजाघर के पास कोई दुर्लभ वस्तु बेचने वाली एक पुरानी दुकानों का चक्कर लगा रहा था और वहाँ शौकवश उसे एक फाइल दिखाई दी जिसमें एक तस्वीर ऐसी थी जो लेखक के मित्र को लंदन की महान चित्रकार टर्नर की बनाई हुई प्रतीत हुई। तो वो उस व्यापारी से उसके बारे में विचार विमर्श करता है, लेकिन वो व्यापारी उस कृति के प्रति कि वह टर्नर के द्वारा ही बनाई गई हो आश्वस्त नहीं था। तो वो उसे कहता है कि मैं इसके प्रति आश्वस्त नहीं हूँ। लेकिन लेखक का मित्र उसका मोल भाव करता है और वह उसे 10 सीलिंग का बोलता है और साथ ही ये बोलता है कि अगर उसे नहीं खरीदनी है तो वह अगले सप्ताह वहाँ लंदन में जाएगा और लोगों से इसके बारे में राय लेगा कि क्या यह वास्तव में टर्नर की ही कृति है। परंतु लेखक का मित्र बाद में उसे 10 सीलिंग में खरीद लेता है और उसके बाद में जैसे ही वो उसे वहाँ से लेके जाता है तो बाद में उसे कोई एक अच्छे दाम देने वाला ग्राहक मिल जाता है और वह उसे 50 पाउंड में उसे खरीद लेता है। उसके बाद में लेखक का मित्र मन में विचार करता है कि उस भले आदमी को, उस व्यापारी को इसका जो लाभांश मुझे मिला है, यानी कि 50 पाउंड में खरीदी है तो उसमें 49 पाउंड और 10 सीलिंग का लाभ लेखक के मित्र को होता है। तो वो सोचता है कि इसमें से हाफ यानी कि आधा उस व्यापारी को भी मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद में वो उस पर विचार करता है। विचार करते करते वो कहता है कि आधा देना तो गलत बात है। यानी कि वो कहता है कि इसमें से मैं आधा उसे नहीं दे सकता। फिर से विचार करता है और करते करते वो आखिरकार में 10 पाउंड तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये भी उसके लिए अधिक है। तो उसके बाद में वो क्या सोचता है उसी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 16 पे देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू oblige मी, आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन। और लेखक का मित्र अब बता रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू oblige मी, यानी कि oblige मतलब एहसान करना। वो कह रहा है कि नींद मुझ पर अभी भी एहसान करने से मना कर रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और मैंने एक संक्षिप्त कहानियों की एक पुस्तक उठाई और उसमें से एक कहानी को पढ़ा। एंड रीड वन, यानी कि उनमें से एक कहानी को पढ़ा। देन आई क्लोज माई आइज अगेन एंड अगेन, बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर। और उसके बाद में वो कहता है कि फिर मैंने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली और व्यापारी के बारे में फिर से सोचने लगा। और क्या सोचता है, वाई सो माई थॉट्स रैन, यानी कि वो कहता है क्यों मेरे विचार चलने लगे या मैं बार बार विचार करने लगा। सेंड हिम 10 पाउंड्स, वो कहता है कि उसे 10 पाउंड क्यों भेजूं। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, और वो कहता है कि अगर मैं उसे 10 पाउंड भेज देता हूँ तो यह 10 पाउंड उसे अपने ग्राहकों के विचार बारे में गलत विचार देंगे। यानी कि अगर मैं उसको 10 पाउंड बेचूंगा तो इससे उसका अपने ग्राहकों के बारे में गलत विचार बनेगा। नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज आई, और वो कहता है कि ये तो ज़रूरी नहीं कि उनमें से कोई भी इतना अच्छा हो, इतना उदार हो जितना कि मैं हूँ। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, और वह प्रतिदिन उसी तरह के पत्र का इंतजार करेगा, आशा रखेगा। यानी कि
ऐसा पत्र उसे फिर से मिले जिसमें उसको लाभांश का हिस्सा मिल रहा हो, एंड बी डिसपॉइंटेड, और जब वह उसे पत्र नहीं मिलेगा तो वह निराश हो जाएगा, एंड देन ही विल बिकम इम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रीचर। और उसके बाद में वो कहता है फिर वह कड़वाहट से भरा हुआ बन जाएगा, इम्बिटर्ड यानी कि कड़वाहट से भरा हुआ बन जाएगा, और वह दयनीय प्राणी भरपूर आंसू बहाएगा, वेल ऑफ टीयर्स यानी कि अत्यधिक आंसू बहाना। तो यानी कि लेखक का मित्र कहता है कि अगर मैं उसको इन पत्र के साथ उसको कुछ भी लाभांश भेज देता हूँ तो वह प्रतिदिन अपने हर एक ग्राहक से ऐसी आशा रखेगा, और यह तो ज़रूरी नहीं कि सभी मेरे जैसे हो, उदार हो, अच्छे हो, और वह इस तरह के पत्र की आशा करते करते जब उसे नहीं मिलेगा तो निराश हो जाएगा, और जब ऐसी ही करते करते एक दिन ऐसा भी होगा कि वह अपने ग्राहकों के प्रति कड़वाहट से भर उठेगा, और दयनीय प्राणी जो वृद्ध व्यापारी है वो आंसू बहाएगा। He looked a nice old man too, a pity, nay a crime, to injure such a nature. No, £10 is absurd। और उसके बाद में वो क्या सोचता है, वो कहता है कि वह वृद्ध व्यक्ति अच्छा दिखता था। He looked a nice old man too, यानी कि वह वृद्ध व्यक्ति अच्छा दिखता था। A pity, nay a crime, और वो कहता है टू इंजोर सच ए नेचर, और इस तरह के भले स्वभाव वाले व्यक्ति को आहत करना दुख की बात है, नहीं नहीं अपराध है। यानी कि वो कहता है कि इस तरह के व्यक्ति को अगर मैं दुखी करता हूँ तो यह एक अपराध के समान है। दुखी कैसे, यानी कि आहत कैसे, कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, वह हर किसी से ऐसी आशा करेगा और जब उसको ऐसी आशा पूरी नहीं होगी तो वह दुखी हो जाएगा, उसकी भावनाएं आहत होगी। नो £10 इज एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, महत्वहीन। वो कहता है कि नहीं, £10 देना एक बेतुकी बात है, कोई अर्थ नहीं उसका। 5 वुड बी प्लेंटी, और वो कहता है उसके लिए तो 5 ही बहुत होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, और वो कहता है कि 10 तो उसके ऊपर से चले जाएंगे, यानी कि 10 की वजह से वो चकरा जाएगा, उसका सिर है वो फिर जाएगा, यानी कि उसका मानस, उसका जो लोगों के प्रति व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाएगा। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again। और लेखक का मित्र कहता है कि अगली सुबह जब मैं पोशाक पहन रहा था, कपड़े पहन रहा था, तो मैंने एक बार फिर से उस व्यापारी के बारे में सोचा। और क्या सोचा, Why should I show my thoughts ran, यानी कि जैसा कि मेरे विचारों में चल रहा था उसी की बात हो रही है। Why should I directly I had for the first time in my life brought off a financial coup spoiled it by giving a large part of the profit away। वो कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैंने जीवन में पहली बार अधिक लाभ कमाया है, या मैं जीवन में पहली बार अधिक लाभ कमाने में सफल हुआ हूँ, और लाभ के बड़े हिस्से को देकर मैं इसे नष्ट क्यों करूँ, यानी कि इसका कोई लाभ तो नहीं मिलने वाला है, मैं अपने इस लाभ को कम क्यों करूँ। Was not that flying in the face of a goddess of business, whoever she may be। यानी कि उसके बाद में वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, यानी कि अपने लाभांश का आधा हिस्सा उसे देता हूँ और अपने लाभ को कम करता हूँ, तो क्या यह व्यापार की देवी का सीधा सीधा अपमान नहीं है। Was not that flying in the face of the goddess of business, यानी कि क्या यह उस व्यापार की देवी का सीधा सीधा अपमान नहीं है। इट whoever she may be, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि वह व्यापार की देवी, वह बिजनेस की देवी, चाहे कोई भी हो। Was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on terms। और उसके बाद में वो कहता है क्या इस कार्य से वह मेरा तिरस्कार नहीं करेगी, यानी कि वो कहता है कि वो इस वजह से मेरा अपमान या तिरस्कार नहीं करेगी, केवल 1 या 2 दिन से ही तो हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। यानी कि वो कहता है कि हम दोनों के बीच में 1-2 दिन से तो अच्छे संबंध हुए हैं, कि यानी कि इन्हीं 1-2 दिनों में मुझे अच्छी मुनाफा मिला है, लाभांश मिला है, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से आधा देता हूँ तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मेरा मेरा तिरस्कार करेगी।
यह उसका भी अपमान होगा। देयर इज़ नो श्योरी लाइक ए वुमेन स्कॉर्न, इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी। और उसके बाद में वो कहता है कि अपमानित स्त्री से ज़्यादा क्रोध किसी का नहीं हो सकता। यानी कि वो कहता है कि अपराधित जो अपमानित स्त्री है उससे ज़्यादा क्रोध किसी का नहीं हो सकता। कि अगर आप किसी स्त्री को अपमानित करते हो तो उसका क्रोध भयंकर होता है। तो वो उसकी एक स्त्री की तुलना यहाँ पे व्यापार की देवी से करता है और वो कहता है कि अगर वो अपमानित हो गई तो फिर बहुत अधिक संकट आ जाएगा। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी। और वो कहता है इससे शायद मैं मर ही जाऊं, यानी कि मेरी अंत हो जाए। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल probably just because they don't do these foolish impulsive things। और उसके बाद में वो कहता है कि सिटी मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का मतलब व्यापारीगण, शहर के बड़े व्यापारी शायद सिर्फ इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के मूर्खता युक्त भावुकता से पूर्ण कार्यों को नहीं करते। यानी कि वो कहता है कि जो व्यापारीगण है शहर के अंदर जो रहते हैं वो सफल क्यों होते हैं। वो कहता है क्योंकि वो मेरे जैसा भावुकताओं में बहकर मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए वो सफल है। इम्पल्स इज द नेक्सेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। और वो कहता है कि भावुकता में सफलता का निषेध है। अर्थात कि मतलब जहाँ पे भावुकता है वहाँ पे सफलता नहीं है। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर सो माई थॉट्स कंटिन्यूड आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। और वो कहता है कि यदि मुझे ललित कलाकार की किस नई भूमिका में पहचान बनानी है, यानी कि मैं अगर किसी कृति को पहचानने में सक्षम हुआ हूँ और इसी में ही अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ जैसा कि मेरी सोच में चल रहा था, तो मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। कि सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करना होगा। नो 5 पाउंड्स इज एब्सर्ड। वो कहता है नहीं, 5 पाउंड देना भी बेतुकी बात है। ए डूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस। और वो कहता है कि 1 पाउंड के उपहार से काम चल जाएगा, यानी कि उसको 5 पाउंड्स देना क्यों बेतुकी बात है, उसके लिए तो 1 पाउंड से ही काम चल जाएगा। आई इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म। और उसके बाद में वो कहता है कि मेरे लिए तो इसका कोई महत्व नहीं है, किंतु व्यापारी के लिए उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए यह बहुत बड़ा अप्रत्याशित लाभ होगा। वो कहता है कि अगर 1 पाउंड देता हूँ उससे मुझे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्वेल एंड मना का मतलब है कि अप्रत्याशित लाभ, एक आइडियम्स है, एक मुहावरा है, यानी कि जिसका मतलब है कि अप्रत्याशित लाभ, जिसकी आशा नहीं है वैसा लाभ मिल जाना। वो कहता है मुझे तो इससे कोई हानि नहीं है, 1 पाउंड से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, परंतु यह उसके लिए एक अप्रत्याशित लाभ होगा, वो भी उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए। ए पाउंड विल बी एम्पल accompanied बाई ए ब्रीफ नोट। और उसके बाद में वो कहता है कि संक्षेप से पत्थर को इसके साथ जोड़ते हुए मैंने कि 1 पाउंड उसके लिए पर्याप्त होगा। यानी कि एक पत्थर भी उसको साथ में भेज दूँ और उसमें क्या लिखना है वो आगे आएगा कि मैं उसे बता दूं, और साथ में 1 पाउंड उसे भेज दूं तो वो उसके लिए एम्पल का मतलब प्रचुर या पर्याप्त है। द नोट वाज टू द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, गुड लक शुड बी शेयर्ड। और उसके बाद में वो कहता है, यानी कि लेखक का मित्र बताता है कि उसने पत्र में क्या लिखा। वो कहता है पत्र में यह लिखा था कि मैंने चित्र को लाभ लेकर बेच दिया है जिसे मैं उसे उपहार दे सकूँ। यानी कि जिसे मैं उपहार दे रहा हूँ उस व्यापारी की बात हो रही है कि जिसे मैं आपको उपहार दे सकूँ, क्योंकि मेरा यह पुराना और शायद
विचित्र विश्वास है कि आदमी को इस तरह के काम करते रहना चाहिए। सौभाग्य में लोगों को अपना सहभागी बनाना चाहिए। गुड लक, सौभाग्य, शुड बी शेयर्ड, यानी कि आपका जो सौभाग्य है उसको बांटा जाना चाहिए, यानी कि लोगों को भी उसमें सहभागी बनाना चाहिए। आई हैड द एनवॉल्व इन माई पॉकेट containing the note and the check when I reached the club for lunch, and that afternoon I played bridge so disastrously that I was glad I had no posted it। और उसके बाद में लेखक का मित्र बताता है कि जब मैं लंच के लिए क्लब में पहुंचा तो वह लिफाफा मेरी जेब में था, जिसमें एक पत्थर और चेक भी रखा हुआ था। और उस अपराह्न, ब्रिज यानी कि एक गेम, ताश के पत्तों का खेल, कि उस अपराह्न या दोपहर में मैंने ब्रिज इतनी बुरी तरह खेला कि मुझे उस पत्थर को डाक में न डालने पर खुशी हुई कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे अभी तक पोस्ट नहीं किया था, डाक में नहीं डाला था। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट्स। और वो कहता है कि आखिरकार जैसे कि मेरे विचार चल रहे थे या विचारों के अंदर था कि लिफाफे और उसमें रखी सामग्री को नष्ट करते हुए सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और वो सोचता है कि आखिरकार इस तरह के मोल भाव व्यापार के या व्यवसाय के अंग है, यानी कि जिस तरह से वो व्यापारी मेरे साथ मोल भाव कर रहा था और अब मैं जिस तरह से मोल भाव कर रहा हूँ उसको लाभांश देने के लिए, ये सब क्या है, एक व्यापार का ही हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। और वो कहता है कि विक्रेता और ग्राहक के बीच में खरीदारी और बिक्री का काम पूर्ण रूप से सीधा साधा मामला है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट। और उसके बाद में कहता है कि विक्रेता अपनी ओर से जितना वह मांग सकता है वह मांगता है, उतना ही मांगता है, और इसे देने के बाद हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर। और उसके बाद में वो कहता है कि जितना, सबसे पहले उसने बात की कि जो व्यापारी होता है उसके जो मोल भाव का तरीका है वो खरीदार और विक्रेता के बीच में एक सीधा साधा सा मामला है, और विक्रेता भी यही प्रयास करता है कि जितना अधिक वो मांग सकता है उतना मांगने की कोशिश करता है। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है ऐंठना, चालाकी से प्राप्त करना, तो वो कहता है कि वो चालाकी से उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। और ग्राहक क्या करता है, ग्राहक उसे पैसे देने के बाद, यानी कि जो भी उसका भुगतान है वो करने के बाद व्यापारी के प्रति उसकी कोई भी बाध्यता नहीं रहती है। अब व्यापारी चाहे कुछ भी कहे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें लाभ है तो वो उसका है, नुकसान है तो उसका है। अब व्यापारी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कुल मिला के लेखक का मित्र उसे एक पैसा भी भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। और ये घटना समाप्त हो गई। आशा करता हूँ ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।